हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे, एकदम गर्मी का मजा ले रहे होंगे। फिर से एक बार हम आपका नीरज पाठक फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन में स्वागत करते हैं। आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए एक 11th क्लास का न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट किए हैं। इस चैप्टर को हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर लिया है। इस चैप्टर का एक वीडियो बन चुका है और दूसरा वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं जो बाकी रह गया था। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, लेखांकन के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उनके लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा लेखांकन है, जिसके आधार पे हम लेखांकन करते हैं, ठीक है ना, आखिर ये कितने हैं, ये कितने हैं। लेखांकन का कार्य हम जब भी करते हैं तो उसके लिए आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, उस बेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद रखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। इसमें हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एकदम आप लोगों को अच्छा है समझ में आएगा। कोशिश मेरा यही रहेगा कि वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को आप लोगों के सामने अच्छा से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर को मैंने अकाउंटेंसी चैप्टर 6 और 4 लिखा है। इसका ये मतलब है कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने क्लास में वो रेफरेंस बुक पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये चैप्टर 6 में दिया है, और एनसीईआरटी ने इसका उल्लेख किया है चैप्टर 4 में। कितना में किया है? चैप्टर 4 में किया है। और इस चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रक्रिया एवं आधार। क्या नाम है चैप्टर का? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में हम लोग लेखांकन के दो प्रकार के बेस होते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन करने के कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं। कौन कौन सा? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन सा? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन करने के कितने आधार होते हैं? दो। आप लोगों के बुक में, रेफरेंस बुक में एक और आधार दिया होगा जिसका नाम होगा मिक्स्ड अकाउंटिंग। क्या नाम होगा? मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेखांकन करने का मिश्रित आधार। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इक्विरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इक्विरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इक्विरल का मतलब आप लोगों को मैंने बताया होगा पहले ही कि इक्विरल का मतलब क्या होता है? उपार्जन। उपार्जन का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय में यदि कोई भी लेन देन हो चुका है, चाहे हम उस लेन देन के लिए भुगतान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे मैंने जो लेन देन किया उसके लिए मुझे प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हम व्यवसाय का लेन देन हो चुका है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विरल। क्या बोलते हैं? इक्विरल। क्या बोलते हैं? इक्विरल। उपार्जन। उसे क्या बोलते हैं? इक्विरल, उपार्जन। अब ये इक्विरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है उसको थोड़ा अच्छा है समझते हैं। इक्विरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन का उपार्जन आधार। ये कहता है कि जब भी व्यवसाय में किसी लेन देन को हम लोग लिखेंगे तो उस लेन देन का भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि व्यवसाय ने लेन देन को पूरा कर लिया है तो उस लेन देन को हम लोग लिखेंगे, चाहे उसका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उसकी प्राप्ति हुआ हो या ना हुआ हो। बात समझ में आया? इक्विरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है, क्या कहता है कि ये लेखांकन की वह आधार है जिसमें यह कहता है कि व्यवसाय के उस लेन देन को हम लोग लिख लेंगे जो लेन देन व्यवसाय में हो चुका है, चाहे उस लेन देन के लिए व्यवसाय को प्राप्त हुआ है या व्यवसाय ने किसी को भुगतान किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्यवसाय ने यदि उसका उपार्जन कर लिया है, इक्विरल कर लिया है, तो उस लेन देन का हम लोग लेखा करेंगे, उस लेन देन को हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन करने का इक्विरल बेसिस। क्या बोलते हैं? इक्विरल बेसिस मतलब लेखांकन का उपार्जन आधार।
लेखांकन का उपार्जन आधार क्या कहता है, फिर से एक बार अच्छा है समझिए। लेखांकन का उपार्जन आधार ये कहता है कि व्यवसाय में हम उस लेन देन को लिख लेंगे, इससे यानी इसके अंतर्गत हम उस लेन देन को लिखेंगे जो व्यवसाय के लिए उपार्जित हो चुके हैं, जिसका उपार्जन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो लेन देन व्यवसाय में हो चुका है, चाहे उसके लिए व्यवसाय को प्राप्त हुआ है या व्यवसाय ने भुगतान किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि व्यवसाय का लेन देन हो चुका है तो उस लेन देन को हम लोग इस बेसिस पे लिख लेंगे, जिस बेसिस को हम लोग बोलेंगे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन का उपार्जन आधार। लेखांकन का कौन सा आधार, उपार्जन आधार। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे अच्छा है समझिए, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अच्छा है समझिए, मान के चलिए कोई व्यवसाय है, मान के चलिए यहां पे कोई व्यवसाय है। इस व्यवसाय ने क्या किया, ध्यान से समझिए, इस व्यवसाय ने क्या किया कि 20,000 का माल खरीदा। कितना का माल खरीदा, 20,000 का गुड्स परचेज किया। कितना का गुड्स परचेज किया, 20,000 का गुड्स परचेज किया। किससे गुड्स परचेज किया, मोहन नाम के एक व्यक्ति से गुड परचेज किया। किससे, मोहन नाम के एक व्यक्ति से गुड परचेज किया। और व्यवसाय ने मोहन नाम के एक व्यक्ति से गुड परचेज कर रहा है, यानी व्यवसाय के पास गुड्स आ रही है, तो मोहन नाम के व्यक्ति से गुड्स व्यवसाय परचेज कर रहा है, तो व्यवसाय इसको अभी पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है मोहन हम जो आपसे माल खरीद रहे हैं हम आपको कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे। यानी व्यवसाय इससे उधार में माल खरीद रहा है। किस में माल खरीद रहा है, उधार में माल खरीद रहा है। बात समझ में आया। दूसरा आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए, दूसरा ये बताता है, दूसरा हम लोग सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो में व्यवसाय अपना जो गुड्स है, व्यवसाय अपना गुड्स सोल्ड कर रहा है श्याम नाम के एक आदमी को। किसको, श्याम नाम के एक आदमी को। किसको, श्याम नाम के एक आदमी को। और व्यवसाय इसको 25,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा है, 15,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा है। कितना का गुड्स सोल्ड कर रहा है, 15,000 का। यहाँ पे व्यवसाय जो श्याम को गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो श्याम को व्यवसाय गुड सोल्ड कर रहा है, तो व्यवसाय क्या कर रहा है, श्याम को गुड सोल्ड कर रहा है, और श्याम इसके बदले में 15,000 रुपया तुरंत व्यवसाय को दे रहा है। कितना रुपया दे रहा है, 15,000 तुरंत दे रहा है। यानी श्याम ने जो व्यवसाय से गुड सोल्ड किया है, यानी व्यवसाय ने जो श्याम को गुड सोल्ड किया है, बेचा है, उसके बदले श्याम 15,000 रुपया तुरंत नगद दे रहा है। बात समझ में आया। दूसरा, व्यवसाय ने यहाँ पे कितना का माल खरीदा है मोहन से, गुड्स परचेज कितना का किया है मोहन से, 20,000 का। लेकिन 20,000 रुपया मोहन को व्यवसाय अभी नहीं दे रहा है, यानी व्यवसाय ने इससे उधार माल खरीद लिया। बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि व्यवसाय में कोई भी लेन देन हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे नगद में हो चाहे उधार में, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि व्यवसाय में लेन देन हो गया तो उस लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, उस लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसी बेसिस को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे व्यवसाय इससे उधार माल खरीद रहा है, यहाँ पे व्यवसाय इसको नगद माल बेच रहा है, क्या दोनों ही लेन देन का लेखा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वही बात बोलता है, हमको नगद आए उधार आए उससे मतलब नहीं है, हम नगद माल बेचे उधार माल खरीदे हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि हमने लेन देन कर लिया, यानी व्यवसाय ने यदि लेन देन कर लिया, तो उस लेन देन का लेखा हम लोग कहाँ पे करेंगे, व्यवसाय के बुक में करेंगे। और किस बेसिस पे करेंगे, एक्यूरल बेसिस पे करेंगे। लेखांकन के किस आधार पे करेंगे, उपार्जन आधार पे करेंगे। तो इस आधार को हम लोग बोलते हैं लेखांकन का उपार्जन आधार। कौन सा आधार बोलेंगे, लेखांकन का उपार्जन आधार। ठीक है, तो लेखांकन का उपार्जन आधार यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, लेखांकन का रोकड़ आधार क्या होता है। ठीक है, दोनों को पहले देखते हैं अच्छा से, दोनों को समझने के बाद फिर दोनों का एक एग्जांपल लेंगे। बात समझ में आया। पहले इसके बाद इसका भी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद दोनों का एग्जांपल एक साथ में लेंगे। बात समझ में आया। अब आप लोग अच्छा से बताइए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया, लेखांकन का रोकड़ आधार ये बताता है कि व्यवसाय में कोई भी लेन देन हुआ, ठीक है, हम केवल उन्हीं लेन देनों को लिखेंगे जिस लेन देनों के लिए मैंने नगद भुगतान किया। यानी मैंने कौन, व्यवसाय ने नगद भुगतान किया है या व्यवसाय को नगद में उसकी प्राप्ति हो रही है, चाहे उसके लिए व्यवसाय पेमेंट कर रहा है चाहे व्यवसाय को उसके लिए किसी भी प्रकार की प्राप्ति हो रही है, हम केवल उसी लेन देन को लिखेंगे जिसकी प्राप्ति या जिसका भुगतान हम नगद में कर रहे हैं।
अन्यथा यदि जिस लेन देन का भुगतान या जिस लेन देन की प्राप्ति हम नगद में नहीं कर रहे हैं, उसका लेखा हम लोग इस अकाउंटिंग बेसिस पे नहीं करेंगे। और इस अकाउंटिंग बेसिस पे नहीं करेंगे तो इसका क्या नाम है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका नाम ही क्या है चला सब? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का रोकर आधार। और इस आधार में लेखांकन करने के लिए क्या बोल रहा है? केवल उसी लेन देनों का लेखांकन करेंगे जिसके लिए व्यवसाय को या तो नगद भुगतान करना पड़ रहा है या तो व्यवसाय को नगद प्राप्ति हो रही है। उधार प्राप्ति या उधार भुगतान का लेखा इस लेखांकन बेसिस के अंतर्गत नहीं करेंगे। और लेखांकन का ऐसा कौन सा बेसिस बोलता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेसिस बोलता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात समझ में आया? यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है समझ में आया? अब थोड़ा एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग चलते हैं। मान के चलिए हम लोग फिर एक व्यवसाय का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमर्स में व्यवसाय का बार बार एग्जाम्पल लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमर्स किसके अंतर्गत आता है? व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर एक व्यवसाय है, इसने यहाँ पे फिर हम लोग दो सिनेरियो रखते हैं, आप लोग अच्छा है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक व्यवसाय है, इसने क्या किया? 50,000 का माल, 50,000 का मशीन, चलिए इस बार माल छोड़िए, 50,000 का मशीन, ठीक है, 50,000 का मशीन। यहाँ पे एक व्यक्ति है, इनका एक फर्म है जिनका नाम है गोपाल ट्रेडर्स। क्या है? गोपाल ट्रेडर्स। 50,000 का मशीन इस व्यवसाय ने गोपाल ट्रेडर्स से खरीदा। कितना का मशीन खरीदा? 50,000 का मशीन खरीदा। अब इस 50,000 का मशीन गोपाल ट्रेडर्स से व्यवसाय खरीदा तो इसमें व्यवसाय ने क्या किया? मशीन का भी पैसा नहीं दिया, मशीन तो खरीद लिया लेकिन गोपाल ट्रेडर्स को बोल रहा है कि भैया आपसे जो मैंने 50,000 का मशीन खरीदा है हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। तो गोपाल ट्रेडर्स से इसकी दोस्ती थी, है कि नहीं है? तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 50,000 का मशीन उधार खरीद लिया। क्या खरीद लिया? उधार खरीद लिया। दूसरा सिनेरियो में आप लोग अच्छा है समझिए। दूसरा सिनेरियो में यहाँ पे व्यवसाय ने क्या किया? व्यवसाय ने क्या किया? 40,000 का गुड्स, 40,000 का गुड्स अमित नाम के लड़का को बेचा। किसको बेचा? अमित नाम के लड़का को बेचा। और अमित को बेचा तो अमित ने तुरंत 40,000 रुपया नगद निकाल करके व्यवसायी को दे दिया। यानी यहाँ पे व्यवसायी क्या कर रहा है? लेन देन कैसा कर रहा है? नगद में कर रहा है। और यहाँ पे पहला सिनेरियो में इसको हम लोग लिख देते हैं सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2। इसको अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सिनेरियो में व्यवसाय क्या कर रहा है? 50,000 का मशीन खरीद रहा है गोपाल ट्रेडर्स से, वो भी उधार, ठीक है। दूसरा सिनेरियो में क्या कर रहा है? 40,000 का माल सोल्ड कर रहा है, गुड सोल्ड कर रहा है। किसको? अमित को, और वो भी नगद में। किसमें कर रहा है? नगद में कर रहा है। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि व्यवसाय में कोई भी लेन देन हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कोई लेन देन हुआ हो और उस लेन देन को, यानी वो लेन देन यदि नगद में हुआ हो, चाहे वो लेन देन भुगतान से संबंधित हो चाहे वो लेन देन प्राप्ति से संबंधित हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लेन देन नगद में यदि हुआ हो तो हम उसका लेखा व्यवसाय के पुस्तकों में करेंगे। और किसके आधार पे करेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे करेंगे। तो इस प्रकार के लेखांकन की प्रणाली को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं चला सब? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप लोग अच्छा है समझिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए अधिक उपयोगी होता है? उसके लिए अधिक उपयोगी होता है जो डेली बाय डेली अपना काम खत्म करना चाहते हैं, जैसे गैर लाभकारी संगठन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग स्कूल में देखिएगा, महाविद्यालय में देखिएगा, कोई स्पोर्ट्स क्लब में देखिएगा, कोई ब्लड बैंक में देखिएगा, इन सभी डॉक्टर के पास देखिएगा, तो इन सभी व्यक्तियों के पास, सभी संस्थानों के पास जो लेखांकन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे किया जाता है। किस पे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। वो लेन देनों को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसके पास नगद आ जाता है। बात समझ में आया? और पहला सिनेरियो क्या था? लेखांकन का उपार्जन आधार। इसको थोड़ा और अच्छा है समझिएगा। उपार्जन आधार ये बताता है कि हमको नगद से संबंधित नहीं है, हम उन सभी लेन देनों का लेखा करेंगे जो व्यवसाय कर चुका है, चाहे वो नगद में हुआ हो या नगद में ना हुआ हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि व्यवसाय ने कोई लेन देन कर लिया है तो उसका लेखा हम जरूर करेंगे। ये लेखांकन का कौन सा आधार बताता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा आधार बताता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
ध्यान रहेगा इतना कि नहीं रहेगा ध्यान? ठीक है, अब दोनों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग अच्छा से इसको समझिएगा। मान के चलिए ये मेरा कोई व्यवसाय है, ठीक है, ये मेरा कोई व्यवसाय है, ठीक है, ये मेरा क्या है? कोई व्यवसाय है। अब ये व्यवसाय है तो इस व्यवसाय में मैंने अपने अंदर एक स्टाफ को रखा है जो मेरे यहाँ नौकरी करता है। इसका सैलरी मैं पर मंथ 20,000 दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 20,000 दे रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए, इसको यदि पर मंथ में 20,000 दे रहा हूँ तो एक साल में कितना दूंगा? यानी 20 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दूंगा? 2,40,000। कितना दूंगा? 2,40,000। अब मैंने क्या किया कि इसको प्रत्येक मंथ का सैलरी मैं देते चला गया। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। 2 महीने का सैलरी इसको मैंने नहीं दिया, एक नवंबर का और दूसरा दिसंबर का। इन 2 महीनों का सैलरी मैंने इसको नहीं दिया। अब मुझे बताइए कि एक साल में इसको मुझे कितना सैलरी देने था? 2,40,000 20,000 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैंने कितना महीना का सैलरी नहीं दिया? 2 महीने का सैलरी नहीं दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक साल में अक्टूबर तक मैंने इसको कितना रुपया दिया? 2 लाख रुपया दिया। और टोटल जो 12 महीने ये मेरे पास काम किया उसमें इसको रुपया कितना देना था? 2,40,000 देना था। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा है समझिए, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि यदि लेन देन हो चुका है, चाहे उसका भुगतान नगद में हुआ हो या ना हुआ हो, हम सभी लेन देनों का लेखा करेंगे। तो यहाँ पे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे कितना का लेखा किया जाएगा? 2,40,000 का। कितना का लेखा किया जाएगा? 2,40,000 का। लेकिन वहीं पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि हम सभी लेन देन का लेखा नहीं करेंगे, हमको सभी से मतलब नहीं है, हम केवल उन्हीं लेन देन का लेखा करेंगे जिसकी प्राप्ति या जिसका भुगतान व्यवसाय नगद में किया होगा। बात समझ में आया? या व्यवसाय के पास नगद आ रहा हो, चाहे व्यवसाय ने उसके लिए नगद चुकाया हो। तो यहाँ पर ये जो स्टाफ मैंने रखा था उसको 10 महीना में कितना सैलरी देगा? 2 लाख रुपया। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अधिक कितना रुपया का लेखा करेंगे? हम केवल 2 लाख का लेखा करेंगे। बात समझ में आया? कितना का? 2 लाख का। तो आई होप अब मुझे लग रहा है कि दोनों एग्जाम्पल से अब आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ समझते हैं दोनों के बारे में? अब आप लोग अच्छा है समझिए, व्यवसाय को देना कितना है इधर? 2,40,000। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे व्यवसाय केवल कितना का लेखा करेगा? 2 लाख का करेगा। यानी 40,000 तो व्यवसाय नहीं कर रहा है लेखा, यानी 40,000 से व्यवसाय का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये तो पैसा दे ही नहीं रहा है, क्योंकि हम केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत जिसको नगद में देंगे उसी का लेखा करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब व्यवसाय प्रॉफिट निकालने के लिए जाएगा तो व्यवसाय का प्रॉफिट एग्जैक्ट आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इधर व्यवसाय को देना कितना था? अब मुझे बताइए, जिस स्टाफ को आप 1 साल रखेंगे, 1 साल नौकरी करवाएंगे, उसको 10 महीना का देंगे, 2 महीना का नहीं देंगे तो आपका मुंह नहीं नोच लेगा, बिल्कुल मुंह नोच लेगा, आपके दुआरी पर से वो जेबे नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्चुअली में इसको मिलना चाहिए था कितना? 2,40,000। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम इसका 2 लाख का करके खत्म कर रहे हैं कहानी। तो इसका मतलब कि 40,000 जो मेरा एक्सपेंस हुआ था, खर्चा हुआ था, उसका हम लेखे नहीं कर रहे हैं। अब लेखा नहीं कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो एज इट इज प्रॉफिट आ पाया क्या? नहीं आ पाया। दूसरा सिनेरियो समझिए, जब हम एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं तो इसका जितना पेमेंट देने था वो सभी पेमेंट का लेखा कर रहे हैं। तो जब हम प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो प्रॉफिट मेरा एज इट इज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल आ पाएगा। इसीलिए विश्व में जो अधिकतर लेखांकन का कार्य है वो किस बेसिस पे होता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। क्या है? ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। पहली बात, विश्व में हर जगह ये पद्धति क्या है? लेखांकन का एक्सेप्टेबल है, पहली बात। दूसरी, कानून भी इस पद्धति को मान्यता दे चुका है, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम, ठीक है, 2013 के 13 भी इसको क्या करता है? लागू करता है। किसको लागू करता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लागू करता है। तो ये कानून के द्वारा भी एक्सेप्टेबल है और विश्व में भी एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आया? दूसरा बात अच्छा है समझिए,
अब मुझे बताइए कि यदि कोई व्यवसाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का प्रयोग करता है और यदि कोई व्यवसाय इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का प्रयोग करता है, जब वो अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए जाएगा तो प्रॉफिट ऊपर नीचे किस पद्धति में होगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा। यानी जब ये ऊपर नीचे होगा तो संशय की स्थिति होगी, और संशय की स्थिति होगी तो ये ज्यादा रियलाइबल होगा? नहीं होगा। ज्यादा विश्वसनीय होगा? नहीं। तो ज्यादा विश्वसनीय नहीं होगा तो इसको सभी लोग क्या करेंगे? छोड़ करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इस बेसिस का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो किसी भी व्यवसाय का एज इट इज प्रॉफिट निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा। इसीलिए देखिए तो इस पद्धति, ये पद्धति हर जगह एक्सेप्टेबल है और ये पद्धति हर जगह क्या है? लागू हो रहा है, रियलाइबल है, विश्वसनीय है। बात समझ में आया? तो आप लोग दोनों में मेन अंतर जो है, अब आप लोगों को बोलेगा दोनों में अंतर करिए। दोनों में अंतर कैसे करिएगा? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे यदि हम अंतर कर रहे हैं और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं तो सबसे पहला अंतर इसमें उस लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है जो एक्चुअली में उपार्जन हो चुका है। उपार्जन का मतलब व्यवसाय में लेन देन हो चुका है, चाहे उसकी प्राप्ति नगद में हुई हो या ना हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उसका भुगतान मैंने नगद में किया है या नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बताता है कि हम इसमें सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके आधार पे केवल उसी लेन देनों को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मैंने या तो नगद में प्राप्त किया है या तो जिसके लिए मैंने नगद चुकाया है। केवल उसी लेन देन का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला अंतर समझ गए। दूसरा अंतर आप लोग अच्छा है समझिए। इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है ये विश्व में प्रत्येक जगह एक्सेप्टेबल है और इसको कानूनी मान्यता भी प्रदान किया गया है। कौन सी मान्यता? कानूनी मान्यता भी प्रदान किया गया। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ना ही कानूनी मान्यता प्राप्त है और ना ही ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आया? कोई संस्थान, छोटा मोटा संस्थान सब ये बेसिस अपनाता है लेखांकन का। बात समझ में आ गया? तीसरा आप लोग अच्छा है समझिए, दोनों बेसिस में ज्यादा विश्वसनीय कौन है? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कम विश्वसनीय कौन है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ज्यादा विश्वसनीय कौन है? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कम कौन है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? पहला अंतर, इसमें हम लेन देनों को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो लेन देन हो चुका है, चाहे वो नगद में हुआ हो या ना हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम लेन देनों को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी प्राप्ति नगद में या उसका भुगतान नगद में किया गया हो। विश्व स्तर पे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन है? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कानूनी रूप से किसको मान्यता अधिक प्राप्त है? इसको प्राप्त है। जबकि इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही ये विश्व में एक्सेप्टेबल है। तीसरा आप लोग अच्छा है समझिए, ज्यादा विश्वसनीय कौन है? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कम इसकी अपेक्षा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कम विश्वसनीय है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? इक्विटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों के रेफरेंस बुक में एक और नाम दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन का मिश्रित आधार। ये कौन सा आधार होता है? लेखांकन का ऐसा आधार जो दोनों का प्रयोग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? सब आ गया ना? तो आई होप, मुझे अब लग रहा है कि आप लोगों को बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया। कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं मेन बुक से? 2, इक्विटल बेसिस और कैश बेसिस। ठीक है, इक्विटल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो इसको लेकर के तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलिएगा। हम लोगों का अपना फेसबुक पेज भी है जो नीरज पाठक के नाम से है। आप लोग सर्च करिएगा तो फेसबुक पे भी आ जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करिएगा कॉमर्स जोन 1997 तो मेरा फोटो लगा हुआ आ जाएगा। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यदि बेनीपट्टी क्षेत्र से हैं तो बेनीपट्टी संसारी पोखर के पास आ जाइए। वहां पे हम लोगों का क्लास चलता है जो 2 मंजिला पे है। अभी मैं ही इसको रन कर रहा हूँ। वैसे ये संस्थान बहुत पुराना है, गुरुजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन अभी उस संस्थान को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप लोगों को लगे कि नहीं इससे हम कुछ सीख रहे हैं तो बाकी आपको क्या करना है आगे वो आपको खुद ही मालूम है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।